राम राम दोस्तों, मैं आपका मित्र राकेश गुर्जर आज आपके बीच टॉपिक लेकर आया हूँ हल्दी घाटी का युद्ध। यदि आप राजस्थान के किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है तो हल्दी घाटी का युद्ध अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस युद्ध से संबंधित हमको हर बात ध्यान में रखनी होगी। किस तारीख का हुआ, किस किस के मध्य हुआ, किस व्यक्ति ने किसका नेतृत्व किया, किस व्यक्ति ने कौन सा पदभार संभाला या उसका क्या कर्तव्य था, हर एक पहलू को हम देखते हुए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम हल्दी घाटी के युद्ध को समझें, ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण हल्दी घाटी का युद्ध होना तय हो चुका था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो थोड़ी से इतिहास में पीछे की ओर चलते हैं। शुरुआत करते हैं हम जब 1562 में अकबर ने अपनी क्षेत्र विस्तार की नीति के तहत अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया। तो शुरू करने के तहत अकबर ने नीति अपनाई सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति कुछ भी नहीं थी, या तो प्रेम से मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, उसी के तहत वैवाहिक संबंध वगैरह वगैरह इस प्रकार की घटनाएं भी आ जाती हैं। मतलब अधीनता स्वीकार कर लो या तो मेरी, या फिर मुझसे संघर्ष करो। अब इस सुलह कुल की नीति के तहत कई सारे अलग अलग रियासतें धीरे धीरे मुगलों की अधीनता अर्थात अकबर की अधीनता स्वीकार करती जा रही थी, और राजपुताने में भी ये रियासतों का जो अधीनता स्वीकार करने का क्रम प्रारंभ हो चुका था। प्रारंभ की थी आमेर की रियासत ने, और उसके बाद धीरे धीरे आमेर के बाद उसमें जोधपुर भी सम्मिलित हो गया, और बाद में 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया, और उस दरबार में कई सारी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी बीच जो राजस्थान की एक बड़ी और प्रमुख रियासत थी चित्तौड़, या हम बोले उसे मेवाड़ रियासत, तो मेवाड़ रियासत में उस समय थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के समय अकबर ने इन्हें अधीनता स्वीकार करवाने के लिए इनके पास 2 शिष्टमंडल भेजे। उन 2 शिष्टमंडलों में पहले तो आए भारमल, फिर आए टोडरमल, किंतु इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी और ना ही कोई संकेत दिए इस प्रकार के। तो युद्ध होना अवश्य भावी था। तब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, जो 1567-68 में हुआ था, और इसी समय पे चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा था वो घटना घटित हुई थी। और अकबर स्वयं इस अटैक, ये जो संघर्ष हुआ था उसमें विजय प्राप्त करने में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने चित्तौड़ में बहुत बड़ी संख्या में कत्लेआम किया था। उसके बाद राणा उदय सिंह ने फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं करी, और इसके चंद वर्ष बाद 1572 में राणा उदय सिंह का निधन हो गया। तो इनके बाद जो अगले मेवाड़ के राणा बनते हैं वो बनते हैं राणा प्रताप। अब राणा प्रताप जब जैसे ही मेवाड़ के राजगद्दी पर विराजते हैं तो अकबर सोचता है कि भाई क्या पता कि जिस प्रकार पिता ने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी, हो सकता है पुत्र अलग मानसिकता का हो और ये अपनी अधीनता स्वीकार कर लें। क्योंकि जो राव चंद्रसेन थे, जिन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, पहले उन्होंने मारवाड़ रियासत, उनके समय पे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। लेकिन जैसे ही वो मारवाड़ से निकल जाते हैं तो उनके बाद मोटा राजा जो वहाँ पे होता है जोधपुर में, वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि बड़ा भाई या पिता जिस मानसिकता का हो उसके बाद वाले शासक भी उसी मानसिकता के हों। तो राणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाए। इसी के क्रम में अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भी कई सारे शिष्टमंडल भेजे गए। उनमें 4 शिष्टमंडल जो हैं लोग उन्हें ध्यान रखते हैं JMBT की ट्रिक से। पहला शिष्टमंडल जलाल खां के नेतृत्व में, फिर मान सिंह, टोडरमल। इस क्रम में जब मान सिंह आए थे प्रताप को समझाने के लिए, तो प्रताप ने उन्हें ठहराया, उनका आदर सत्कार किया। किंतु जब उनसे भेंट का समय आया तो मान सिंह से भेंट करने प्रताप स्वयं नहीं आया, और प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। इस बात को मान सिंह समझ चुके थे कि जो प्रताप हैं वो हमें निचले तबके का राजपूत मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मुगलों से अपनी बेटी ब्याह दी है, हमारा उतना सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा है। और जब अमर सिंह से मान सिंह ने पूछा कि प्रताप स्वयं क्यों नहीं आए, तो मान सिंह को अमर सिंह ने उत्तर दिया कि प्रताप के सिर में दर्द है, तो इस कारण से वो अस्वस्थ हैं, इस कारण से उन्होंने मुझे भेजा है। तब मान सिंह जी इस बात को भली भांति समझ गया था कि कोई दर्द वर्द नहीं है ना, तो वो सिर्फ बहानेबाजी है। तो मान सिंह ने कहा था कि अपने पिताजी को कहना कि मैं जल्द ही उनके सिर दर्द का इलाज लेकर आऊँगा। और इसी के जवाब में प्रत्युत्तर में अमर सिंह ने भी कहा था कि जब भी इलाज लेकर आओ तो अपने फूफा को भी साथ लाना। फूफा अर्थात ये जो अकबर स्वयं है, क्योंकि इनके विवाह संबंध हो रखे हैं उस परिवार में। तो जब इस बात से अपमानित होकर मान सिंह अकबर के पास पुनः दरबार में पहुंचे थे, तब अकबर से मान सिंह ने कहा था कि यदि कभी सैन्य नेतृत्व मेवाड़ की ओर भेजा जाए, मुगलों का कोई भी सैन्य नेतृत्व, तो उसकी जो नेतृत्व की कमान है वो मुझे सौंपी जाए। और वही होता है कि जब अंततः
और प्रताप द्वारा ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाएगी। तो 1576 में ये युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। अब एक एक पहलुओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब जब महाराणा प्रताप को ये निश्चित हो चुका था कि युद्ध होना तय है, तो महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को लड़ने के लिए जो नीति अपनाई वो थी स्वयं भू ध्वंस नीति। अर्थात जब भूमि पर, आपकी भूमि पर शत्रु लड़ने आ रहा है तो स्वयं भू ध्वंस, अर्थात आप अपनी ही भूमि का विनाश कर दें। आप ऐसा क्यों करना? क्योंकि भाई जब शत्रु दल यहाँ पर आएगा, हमें आएगी, तो उन्होंने क्या किया था कि जहाँ पर उनके मन में था विचार कि हमें इस क्षेत्र में युद्ध लड़ना है, उन्होंने उसके नज़दीक के सारे गांव खाली करा दिए ताकि प्रजा को किसी तरीके से परेशान ना किया जाए। वहाँ के सारे खेत खलियान नष्ट करवा दिए, वहाँ के जल स्रोत नष्ट करा दिए। क्यों? क्योंकि जब शत्रु दल की सेना यहाँ पर आकर पड़ाव डालेगी तो उन्हें यहाँ लोकली, यहाँ स्थानीय रूप से कोई रसद सामग्री उपलब्ध ना हो पाए, वो स्वयं ही एक एक चीज़ के लिए परेशान हो उठें। तो इस रणनीति के तहत महाराणा प्रताप ने क्या किया था? अपनी ही भूमि का विध्वंस किया था। तो ये स्वयं भू विध्वंस नीति का पालन किया था महाराणा प्रताप ने। अब महाराणा प्रताप इस बात को भलीभांति जानते थे कि जो हमारी जो सेना है मेवाड़ की, वो अकबर की सेना की तुलना में काफ़ी छोटी है। तो हम किस प्रकार से अकबर की सेना का या मुग़ल सेना का मुकाबला करेंगे? तो इन्होंने निश्चय किया कि एक जगह पड़ती है। देखो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में आप देखना, इस डायग्राम में एक तरफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है पहाड़ियाँ, जिन्हें हम गोगुंदा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ आती है पहाड़ियाँ जिन्हें हम खबनौर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य एक छोटे सा तंग दर्रा है जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। तो महाराणा प्रताप इस बात को समझ चुके थे कि मेरी सेना संख्या बल में बहुत छोटी है, तो हम ऐसी जगह पर युद्ध करें कि छोटी जो संख्या बल है वो भी प्रभावी रूप से टक्कर दे पाए। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम जो युद्ध करेंगे वो इस पहाड़ी क्षेत्र में ही करेंगे। मतलब इससे आगे तक जब तक सेना चलती आ जाएगी, हम कोई प्रहार नहीं करेंगे तो मुगल सेना आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे ही मुगल सेना इस सकड़े दर्रे में पहुँचेगी, हमारी तरफ से पहला आक्रमण किया जाएगा या फिर पहली बार उनका मुकाबला किया जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिएगा। तो जो प्रमुख केंद्र होगा संघर्ष का वो एक सकड़ा दर्रा ही होगा, और सकड़े दर्रे में चाहे आपकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो फ्रंट पे होगा वही तो लड़ेगा ना। तो पीछे की सेना तो मात्र दिखने मात्र की है डमी, संघर्ष तो आगे की छोटी सेनाओं की बनती ही हो रहा है। तो इधर की छोटी सेना प्रताप की साइड की और अकबर की जो बड़ी सेना होगी उसे भी बराबर टक्कर दी जा सकती है। तो इस प्रकार मन में विचार करते हुए हल्दी घाटी जो जगह है उसके आसपास ही युद्ध भूमि, रण वहीं पर हो, इस प्रकार की योजना प्रताप ने एवं उनके जो सहयोगी थे उन्होंने तय करी। अब एक बार किस किस व्यक्ति ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, इसके नामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम युद्ध में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके उपनामों की। तो हल्दी घाटी युद्ध हैं, उसके कई सारे नाम हैं। जो हल्दी घाटी का इसे युद्ध कहा था वो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया था, और जो गोगुंदा का युद्ध इसे कहा गया वो बदायूनी के द्वारा कहा गया है। बदायूनी वही व्यक्ति है जो स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था, और इसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तवारीख में जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसका आंखों देखा वर्णन किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसको खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। ये अबुल फजल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अकबरनामा लिखा है। इसके अतिरिक्त इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली या राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है, तो इससे पहले हम थर्मोपल्ली क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। थर्मोपल्ली एक जगह है, कहाँ पर, यूरोप की तरफ जाएंगे तो जहाँ पे फारस और यूनान के मध्य युद्ध हुआ था, यूनान और फारस के मध्य, जिसमें क्या हुआ था, एक जेरेक्सस के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना थी, उसका नेतृत्व जेरेक्सस कर रहा था, बहुत बड़ी संख्या में विशाल सेना थी, और इसको टक्कर दी थी लियोनाइडस के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ने। और जो ये युद्ध हुआ था ये बहुत छोटी सकड़ी खाड़ी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि लियोनाइडस जानता था कि मैं इतनी बड़ी संख्या का मुकाबला अगर करना चाहता हूं तो किसी सकड़ी जगह पे ही हमको युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा जो संख्या बल में अधिक है वो हमें चारों ओर से घेर लेंगे। तो बहुत छोटी सकड़ी खाई में ये युद्ध हुआ था, बहुत लंबा संघर्ष चला था। भले ही लियोनाइडस नहीं जीत पाए, लेकिन बड़ी वीरतापूर्वक इन्होंने युद्ध किया था और मतलब लोहे के चने चबवा दिए थे जेरेक्सस को। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था।
कि जो युद्ध हुआ वो एक सकड़ी खारी में हुआ, ये जो है दर्रा, इसमें हुआ, प्लस प्रताप की सेना जो थी वो बहुत संख्या में छोटी थी और शाही सेना संख्या में या फिर मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। तो इस प्रकार की समानता के कारण कर्नल जेम्स टोड ने जो ये हल्दी घाटी का युद्ध था इसको मेवाड़ का या राजस्थान का थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा है। यदि आपने नहीं देखी है तो हॉलीवुड की एक मूवी है 300, इसे अवश्य देखना। इसमें पूरा का पूरा ये जो लियोनाइडस वाला संघर्ष है बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसे और क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसके अतिरिक्त इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। किसने कहा बादशाह बाग का युद्ध? डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा था। तो ये कुछ नाम हैं जिन्हें आप ध्यान रखें कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध किस किस नामों से जाना जाता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्हें ऐसा किसने कहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं दिनांक के संबंध में। अब दिनांक के संबंध में हम कुछ बातें कर लेते हैं। आपको अधिकांश जगह ये ही देखने को मिलेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। तो आपको डेट भी यही ध्यान रखनी है, 18 जून 1576। लेकिन जो राजस्थान का इतिहास किताब लिखी है हमारी, किसने? गोपीनाथ जी शर्मा ने, उन्होंने 21 जून 1576 बताया है। तो जब तक आपसे कोई विशिष्ट रूप से ना पूछ ले कोई पर्टिकुलर कि इनके अनुसार क्या तिथि थी, तब तक आपको केवल और केवल 18 जून ध्यान रखनी है। और अगर आप कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते, केवल एक ही तारीख ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल 18 जून 1576 ही ध्यान रखें। विरोधाभास क्यों आ गया? क्योंकि एक ये किसी इतिहासकार ने अलग डेट बोल दी, तो उसके कारण से अधिकतर टीचरों को अलग से बताना पड़ता है कि इनके अनुसार और इनके अनुसार। आप केवल और केवल यही डेट ध्यान रखें, 18 जून। कभी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा कि आपको ये दोनों देखने को मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बनाने वाला इतना तो पढ़ा लिखा है कि वो इस प्रकार के विरोधाभास आपके सामने नहीं लाएगा। तो आप 18 जून ही ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया सैन्य बल के बारे में, तो एक बार दोनों सेनाओं के सैन्य बल की तुलना कर लेते हैं। जो वीर विनोद लिखी है कवि श्यामल दास ने, उनके अनुसार जो प्रताप की सेना थी उसमें तकरीबन 20,000 सैनिक थे। वहीं उसके विपरीत अकबर की सेना, या फिर जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था मुगल सेना का, उनके पास 80,000 की सेना थी। और मोहम्मद नैन्सी कहते हैं कि प्रताप के पास तकरीबन 10,000 की सेना थी और अकबर की जो सेना थी वो तकरीबन 40,000 की थी। कुछ भी हो, सेना का जो अनुपात है 1:4 था। मतलब प्रताप के एक सैनिक को टक्कर देने के लिए मान सिंह की ओर से या अकबर की ओर से 4 सैनिक थे। उनकी सेना 4 गुना ज़्यादा बड़ी थी। तो आप समझ सकते हो कि मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है, वहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रताप की सेना बड़ी छोटी थी। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले हम फैक्ट्स पे चल रहे हैं, फिर पूरे युद्ध को एक साथ समझ लेंगे कि किस प्रकार से रण छिड़ा हल्दी घाटी के मैदान में। अब कुछ हाथियों के नाम प्रमुख हैं। प्रताप की ओर से जो इस युद्ध में हाथी लड़े थे उनमें था राम प्रसाद, लूना, चक्रवाप और खांडेराव। वहीं अकबर की जो सेना थी जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, तो मुगल सेना में जो हाथी लड़े थे वो थे मर्दाना। ये मर्दाना वही हाथी है जिस पर मान सिंह स्वयं सवार था। उसके अतिरिक्त गजराज, गजमुख या गजमुक्ता और रणमदार, ये प्रमुख कुछ हाथी हैं जिनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हल्दी घाटी के युद्ध में जो अन्य प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी सीधे प्रश्न उठकर आ जाते हैं। तो एक तरफ तो प्रताप की सेना है और दूसरी तरफ अकबर की सेना है। अब इनके प्रमुख कौन है? भाई प्रताप की सेना के प्रमुख तो स्वयं महाराणा प्रताप जो उस मैदान में उपस्थित थे। वहीं अकबर की सेना या मुगल सेना थी उसका प्रमुख था मान सिंह, क्योंकि मान सिंह के नेतृत्व में ही अकबर ने ये सेना भेजी थी। अब प्रताप जिस वाहक पर थे उनका घोड़ा चेतक, ये नाम ध्यान रखना है आपको। और वहीं मान सिंह कछवाहा जिस पर पीठासीन थे या जिस पर बैठे हुए थे उस समय, वो था हाथी जिसका नाम था मर्दाना। अब हर्रावल दस्ते का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? हर्रावल दस्ता क्या होता है? जब सेना की टुकड़ी होती है तो कई सारी अरेंजमेंट्स होती है। पहले एक टुकड़ी, फिर दूसरी टुकड़ी, फिर आप किस तरीके से जमाते हो, फिर आपके तीरंदाज आ जाएंगे, फिर आपका राजा होगा, फिर यहाँ पे फिर एक टुकड़ी होंगी। लेकिन जो ये अग्रिम पंक्ति होती है जो सबसे पहले अटैक करती है या सामने वाले के अटैक का सामना करती है, उसको कहते हैं हम हर्रावल दस्ता। तो महाराणा प्रताप की ओर से हर्रावल दस्ते का जो सेनापति थे वो थे हाकिम खां सूर। ध्यान रखना, ये प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। मेरे शब्दों पर गौर करना, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। मैंने ये नहीं कहा है एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति, सेनापति एकमात्र थे जो मुस्लिम थे। कई मुस्लिम लड़ रहे थे, उसमें कुछ सैनिक भी रहे होंगे, इनके परिवार के अन्य सदस्य भी थे, लेकिन सेनापति एकमात्र यही थे जो मुस्लिम थे। अब हर्रावल दस्ता प्रताप का तो था, हाकिम खान सूर जो नेतृत्व कर रहे थे। वहीं जो शाही सेना का हर्रावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे वो थे सैयद हाशिम।
अब इसके अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति हैं, जो बाकी की पीछे का जो दस्ता होता है उसे बोलते हैं हम चंदावल दस्ता। उसके नेतृत्व जो कर रहे थे या उसमें जो प्रमुख सेना का संचालन देख रहे थे उनमें थे, एक तो प्रताप की ओर से देख लेते हैं हम सबसे पहले। एक आते हैं झाला मान सिंह। ये झाला मान सिंह यही झाला बीदा भी हैं। अब झाला मान सिंह या झाला बीदा दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन इनको जो झाला बीदा कहा था वो BL पनगड़िया ने कहा था। तो छोटी सी बात ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब इस युद्ध में लड़ते लड़ते प्रताप घायल हो जाएंगे तो उनको सुरक्षित ये बाहर निकालेंगे, उनके राजचिन्ह धारण करेंगे और स्वयं प्रताप के प्राणों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किन्होंने राजचिन्ह धारण किए थे। अभी आएंगे हम पूरे के पूरे युद्ध पर। उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति मानसिंह सोनग्रा। ये मानसिंह सोनग्रा कौन थे? आपको ध्यान होगा अखिराज सोनग्रा, जब हमने उदय सिंह पढ़ा था तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करके प्रामाणिकता दी थी उदय सिंह की। तो ये अखिराज सोनग्रा के पुत्र हैं मानसिंह सोनग्रा, अर्थात ये प्रताप के क्या हैं? प्रताप के मामा हैं। तो ये भी इस युद्ध में थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस युद्ध में साथ रहे थे। इसके बाद कुंभलगढ़ जब आगे संघर्ष होगा प्रताप का, तो कुंभलगढ़ का दायित्व इन्हें सौंपा था, जिसमें ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उसके अतिरिक्त जो भील टुकड़ी थी प्रताप की सेना की, उसका नेतृत्व इन्होंने दिया था, प्रताप ने पूंजा भील को भील टुकड़ी का नेतृत्व दिया था। भामाशाह इनके साथ थे। भामाशाह के जो भाई थे ताराचंद वो इनके साथ थे। रावत कृष्णदास, रावत सांगा और मानसिंह सज्जावत, ये कुछ प्रमुख नाम हैं। फिर भी मैं कहूँगा जो ऊपर के जो ये 1 2 3 नाम हैं, इन्हें आप अवश्य ध्यान रखें। अब एक बार देख लेते हैं कि जो चंदावल दस्ता था शाही सेना का, उसमें कौन कौन व्यक्ति थे। पहला तो आता है आसफ खां। ये आसफ खां कौन था? ये आसफ खां वही व्यक्ति था जिसको चित्तौड़ में जब आक्रमण किया था अकबर ने 67-68 में, और चित्तौड़ में जब तीसरा शासक हो जाता है तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात अकबर इसी आसफ खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है। तो ये उस समय चित्तौड़ का प्रशासक था जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो ये भी इस युद्ध में उपस्थित होता है। उसके अतिरिक्त बदायूनी इस युद्ध में उपस्थित होता है और इसने अपनी पुस्तक में आंखों देखा हाल लिखा है इस युद्ध का। उसके अतिरिक्त एक नाम आता है बहलोल खां। ये बहलोल खां एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रताप ने अपनी तलवार से जब वार किया था तो घोड़े समेत इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये चित्र आपने कई जगह देखा भी होगा। एक मेहत्तर खां आता है। ये मेहत्तर खां वही व्यक्ति है, प्रताप की सेना का पराक्रम देख जब मुगल सेना थर-थर काँप उठती है तो वो अपना जो युद्ध भूमि है वो छोड़कर भाग जाती है। तो फिर से सेना संगठित करने के लिए जो अफवाह फैलाई थी कि स्वयं मुगल बादशाह अकबर बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, वो अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति यही था। कौन? मेहत्तर खां। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ कछवाहा। ये जगन्नाथ कछवाहा कौन है? नाम से पता लग रहा है कछवाहा है तो आमेर का ही है। तो ये जो भारमल कछवाहा थे आमेर के, उनका पुत्र था या फिर मानसिंह का काका था। इसके अतिरिक्त प्रताप के ही परिवार के कुछ व्यक्ति भाई शक्ति सिंह, सगर और जगमाल, ये भी अकबर की सेना की ओर से प्रताप के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो एक बार के लिए हमने ऊपरी तौर पर देख लिया है कि इस युद्ध में किस प्रकार की जो ऊपर से मोटे तौर पर याद रखने वाली चीज़ें हैं हमें, वो क्या क्या थी। तो अब सीधे हम आते हैं कि ये युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया, इसकी व्यूह रचना पर। तो आइए, तो मित्रों अब हम देखते हैं कि इस युद्ध में जो भी आक्रमणों का या जो घटनाओं का क्रम चला था या फिर ये युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया, उन घटनाओं को एक एक करके हम देखते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए स्वयं मुगल बादशाह अकबर अजमेर आता है। कहाँ पर? जो अजमेर का किला है उसमें, और वहीं पर रहकर ये मानसिंह के साथ पूरे जो ये आक्रमण होगा उसकी योजना बनाता है। तो हल्दी घाटी की योजना कहाँ तय हुई थी? अजमेर के दुर्ग में, और वहाँ से वो मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाकर कहाँ भेजता है? मेवाड़ की ओर भेजता है, जहाँ मुगल सेना के साथ मानसिंह आता है और मांडलगढ़ में अपना पड़ाव डालता है। पहला पड़ाव, ये पड़ाव तकरीबन 2 महीने तक रहा। अब 2 महीने के बाद ये सेना आगे बढ़ती है और अंततः जो अपना डेरा डालती है वो मोलेला नामक गांव पर डालती है। तो जो शाही सेना थी उसका डेरा कहाँ डला था? मोलेला नामक ग्राम पर। वहीं दूसरी ओर जो महाराणा प्रताप की सेना का अगर हम वहाँ की सेना की तैयारियां देखें तो महाराणा प्रताप ने कोलियारी नामक एक स्थान पर अपना चिकित्सा शिविर लगाया। चिकित्सा शिविर मतलब कोई सैनिक घायल हो गए तो उनको समय पर उपचार उपलब्ध हो पाए। तो कोलियारी नामक जो ग्राम था वहाँ पर प्रताप ने अपना चिकित्सा शिविर लगाया, और जो मेवाड़ की सेना थी वो उन्होंने अपना डेरा डाला लोशिंग नामक स्थान पर। अब जैसा कि मैं आपको चित्र में स्पष्ट बता रहा हूँ और मैं पहले बात भी कर चुका हूँ कि एक और तो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ और दूसरी ओर है खमनोर की पहाड़ियाँ, और इन दोनों के बीच में जो सकड़ा दर्रा है यही हल्दी घाटी है। तो प्रताप की सेना तो क्या है, ऊंचे ऊंचे इन मैदानी क्षेत्रों में
पहाड़ों पर आकर छुपी हुई बैठी थी। अब जब ये शाही सेना आगे बढ़ने लगी तो बढ़ती हुई शाही सेना पर पहली बार आक्रमण किया किसने? जो हर्रावल दस्ता था हकीम का सूर, उनके हर्रावल दस्ते ने पहली बार मुगल सेना पर आक्रमण किया। और ये जो प्रताप की सेना का पहला आक्रमण इतना घातक था, इन्होंने बड़ी भीषण संख्या में यहाँ पे जो प्रताप की सेना थी उसने मुगल सेना का मारकाट किया। तो मुगल सेना के सारे सैनिक इससे इतने खतरनाक भय से कांप उठे थे कि वो मैदान छोड़ भागे हल्दी घाटी का, और वो छोड़ भागे। तो अब इस पुनः सेना को संगठित करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम मैंने आपसे जिक्र किया था। कौन व्यक्ति था? ये मिहत्तर खां। तो मिहत्तर खां ने जब ये सेना भागती 5-6 कोस दूर चली गई, तब मिहत्तर खां ने एक अफवाह फैलाई कि रुको कि मुझे खबर मिली है कि जो मुग़ल बादशाह अकबर है वो स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। तो पूरे के पूरे जितने भी भय से व्याप्त जो सैनिक थे मुगल सेना के, वो फिर से वापस एकत्रित होते हैं और युद्ध के लिए फिर से ये सेना संगठित करता है। तो पहला जो वार था वो प्रताप की सेना का मुगल सेना के ऊपर बहुत भारी था। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो प्रताप के हर्रावल दस्ते का जो आक्रमण था वो मुगलों की सेना पे बहुत भारी पड़ा, जिसके कारण क्या करी, भयभीत होकर शाही सेना रण छोड़ भाग गई। लेकिन मिहत्तर खां द्वारा भागी हुई सेना को रोकने और पुनः एकत्रित करने के लिए जो अफवाह फैलाई गई थी, क्या अफवाह? कि अकबर खुद मैदान में बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। फिर क्या होती है? फिर से मुगल सेना संगठित होती है। फिर उसके बाद ये सेना संगठित होती है और ये सेना इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेती है कि हम महाराणा प्रताप की सेना से जो ये मैदानी इलाका है इसी में लड़ सकते हैं, हम पहाड़ी इलाके में प्रताप की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाके के रास्तों से ये वाकिफ़ नहीं है, उस क्षेत्र से वाकिफ़ नहीं है, और वो छुपी हुई सेना अचानक से आक्रमण करती है और बहुत बड़ी संख्या में मारकाट मचाती है। तो अब मुगल सेना ने अपना पड़ाव डाला बनास नदी के किनारे एक समतल क्षेत्र में, जिसे हम रख्ततलाई या रक्तताल के नाम से जानते हैं। अब मुगल सेना ने यहाँ पे अपना पड़ाव डाल दिया। अब यहाँ पे अपना पड़ाव डालने पर बहुत देर तक प्रताप की सेना प्रतीक्षा करती रही हल्दी घाटी के मैदान में, किंतु जब मुगलों की ओर से वहाँ कोई लड़ने के लिए नहीं आया तो अंततः प्रताप की सेना ने युद्ध के स्थान को बदल दिया और प्रताप ने लंबे इंतज़ार के बाद प्रताप की सेना ने पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर हल्दी घाटी से निकलकर वो कहाँ आ गई? मुगल सेना से लड़ने के लिए मैदानी इलाके में आ गई। और ये एक प्रताप की भूल थी। इस प्रताप को इस काम को करने से रोकने के लिए प्रयास भी किए थे कि इन्होंने राम सिंह या राम शाह ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रताप ने इस प्रकार की गलती की। अब प्रताप यहाँ से अपनी सेना को निकालकर मैदानी क्षेत्र में ले जाते हैं। जब ये प्रताप की सेना मैदानी क्षेत्र में जाती है तो मुगलों के द्वारा प्रताप की सेना पर तोप के गोले व तीरों की बारिश कर दी जाती है, जिसके कारण प्रताप की या फिर मेवाड़ की सेना को बहुत बड़ी संख्या में नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये युद्ध चल रहा है भाई, दिन भर चल रहा है, दोपहर हो चुकी है। अब दोपहर तक चलते चलते युद्ध में दोनों सेनाएं आपस में इस तरीके से घुल मिल गई कि यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सा राजपूत सैनिक किसकी ओर से लड़ रहे हैं। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, एक सेना है महाराणा प्रताप की और दूसरी तरफ सेना है अकबर की। लेकिन अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह। उसके अतिरिक्त अकबर की तब तक कई सारे जो राजपूत रियासतें वो अधीनता स्वीकार कर चुकी हैं। तो अकबर की जो सेना है या फिर जो शाही सेना है यहाँ पर, उसमें कई सारे राजपूत सैनिक भी सम्मिलित हैं, क्योंकि राजपूत रियासतों की स्वयं की टुकड़ियाँ उसमें आई हुई है, क्योंकि वो अधीनता स्वीकार कर चुकी है अकबर की। तो उधर से भी राजपूत लड़ रहे हैं, इधर से भी राजपूत लड़ रहे हैं। तो दोनों जो सेनाओं के राजपूत थे वो आपस में लड़ते इस तरीके से आपस में घुल मिल गए थे दोपहर आते आते कि यह पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन सा सैनिक किसकी ओर से लड़ रहा है। तभी एक व्यक्ति है बदायूनी, ये क्या है, तीर चला रहा था या बंदूक चला रहा था, तो ये निशाना मार रहा था। तो अब इसको समझ में नहीं आया कि कौन सा अपना है और कौन सा शत्रु दल का है। तब इसके द्वारा बदायूनी द्वारा आसफ खां से पूछा जाता है कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु राजपूत की पहचान कैसे करें कि भाई ऐसा ना हो मैं गलती से अपने ही बंदों को मार दूं। तो आसफ खां का जवाब होता है कि तुम तो बस अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी हो, मारा तो राजपूत ही जाएगा, अंततः जीत तो इस्लाम की ही होगी। ये कथन कई बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है। ये कथन किसने कहा था कि तुम तो अपने वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी हो, अंततः जीत तो इस्लाम की होनी चाहिए। तो ये बात आसफ खां ने कही थी। किसको जवाब दिया था? बदायूनी को जवाब दिया था। अब इसी बीच क्या होता है, अब ये तो साहब
जो लड़ाई चल रही है सैनिकों के मध्य चलती है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं हम। अब इसमें हमने हाथियों के नाम देखे थे, तो इसमें दोनों सेनाओं की ओर से जो हाथी छोड़े जाते हैं, अब हाथियों की बीच जो संघर्ष होगा या हाथियों के कारण रण में जो घमासान मचेगा उसके कारण उसकी ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब इसी बीच क्या होता है, मेवाड़ की ओर से युद्ध कौशल में निपुण हाथी लूणा एवं रामप्रसाद छोड़ दिए जाते हैं। अब जिन्हें कंट्रोल करने के लिए या फिर उनके प्रत्युत्तर में मुगलों की ओर से भी गजराज और गजमुख को छोड़ दिया जाता है। अब ये जो रामप्रसाद हाथी है ना, ये युद्ध कौशल में बहुत ज़्यादा प्रवीण था, इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो अंततः कई सारे ये जो मेवाड़ के हाथी होते हैं लूणा और रामप्रसाद, इनके महावत को तो मुगलों के द्वारा तीरों से और तोपचियों द्वारा मार दिया जाता है और अंततः कई सारे महावत आते हैं मुगलों की ओर से और इन हाथियों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अब ये रामप्रसाद हाथी का नाम ध्यान रखना, इसका जिक्र मैं बाद में भी करूँगा। तो एक बार ये हाथियों की जो बात थी उसको हम देखकर आगे बढ़ते हैं। अब साहब संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में स्वयं कौन उपस्थित है, हमारे महाराणा प्रताप। तो इसी बीच जब संघर्ष चल रहा है, महाराणा प्रताप की नज़र पड़ती है मान सिंह पर, जो किस पर बैठा हुआ है, मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है। अब इसे देख प्रताप बहुत छोटी सी सैनिकों की सेना लेकर पूरी मुगल सेना को चीरते हुए मान सिंह की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, तथा वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा होता है वो मर्दाना हाथी की सूंड पर अपने पाँव रख देता है और उचित मौका पाकर महाराणा प्रताप अपना भाला निकालते हैं और मान सिंह की ओर फेंकते हैं। तो इस समय मान सिंह तो क्या होता है, अपने होदे पर दुबक जाता है और उसका महावत जो होता है ये वार अपने छाती पर ले लेता है। तो इस प्रकार मान सिंह के तो प्राण बच जाते हैं, लेकिन इसमें मर्दाना हाथी की सूंड पर किसने पैर रखे थे, चेतक ने। और मर्दाना हाथी की सूंड पर कई सारे खंजर और तलवारें बांधी हुई थी, जिसके कारण चेतक का क्या हो जाता है, पैर में घाव हो जाता है या पाँव कट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब इसी बीच अब अगर आप किसी सेना के नेतृत्वकर्ता को या सेनापति को अगर आप मारने जा रहे हो तो स्वाभाविक रूप से आप चारों ओर से उस सेना से घिर चुके हो। तो महाराणा प्रताप जब ये मान सिंह को मारने आए थे तो चारों ओर से इन्होंने मुगल सेना ने इन्हें घेर लिया। अब ये घेरे आ गए। अब महाराणा प्रताप चारों ओर से मुगल सेना से घिरे जा चुके हैं। तो इसी बीच ये संघर्ष करते रहते हैं। अब जब महाराणा प्रताप ये संघर्ष कर रहे थे मुगल सेना से, उसी बीच महाराणा प्रताप का सामना होता है एक व्यक्ति से, बहलोल खां। और महाराणा प्रताप अपनी तलवार से इस बहलोल खां पर एक वार ऐसा करते हैं कि उस वार से ये बहलोल खां और उसके घोड़े समेत उसके 2 फांके कर देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं। आपने कई बार इंटरनेट पर ये तस्वीर भी देखी होगी। तो जो मेवाड़ी सरदार थे तथा महाराणा प्रताप, उनकी तलवार का ये पराक्रम देख फिर से मुगल सेना के जो सैनिक हैं वो थर-थर काँप उठते हैं। एक बार के लिए सेना थोड़ी सी दूर उठ जाती है, लेकिन स्वाभाविक है आप चारों ओर से घिरे पड़े हैं तो सेना फिर से टूटती है। अब इस संघर्ष करते करते प्रताप घायल हो चुके हैं और बीच में फंस गए हैं। अब इस बात को समझते हुए कि यदि प्रताप की मृत्यु हो गई तो संपूर्ण रूप से मेवाड़ के ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा, प्रताप को, अकबर का अधिकार हो जाएगा, मुगलों का अधिकार हो जाएगा। तो प्रताप को इस युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालना जरूरी है। तो अब प्रताप को बचाने के लिए या फिर युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब प्रताप को देख चुके हैं घिरे हुआ, कौन, झाला बीदा या इन्हें झाला मन्ना या मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ मेवाड़ी सरदारों को साथ लेते हैं, सैनिकों को साथ लेते हैं और सीधे कहाँ पहुँचते हैं, मुगल सेना को चीरते हुए प्रताप के पास पहुँचते हैं और वहाँ प्रताप को बोलते हैं आप युद्ध भूमि से निकलिए। लेकिन प्रताप इस बात के लिए तैयार नहीं होते। तब इनके द्वारा प्रताप को समझाया जाता है यदि आपके प्राण चले गए तो ये संघर्ष यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर इस संघर्ष को हमें जीवन मतलब आगे चलाना है, जीवित रखना है, तो आपका यहाँ से सुरक्षित निकलना अत्यंत आवश्यक है। तो अंततः महाराणा प्रताप को यहाँ से निकलवाया जाता है। अब देखो उस समय कोई इंटरनेट या टीवी तो नहीं हुआ करती थी, तो आम सैनिक तो नहीं जानते थे कि वही राजा कैसा दिखाई देता है। उनके लिए तो जो राजचिन्ह और राजमुकुट धारण करता है वही राजा है। अब अगर सैनिकों को ये पता लग जाए कि राजा भाग चुका है या राजा मर चुका है या फिर वो छत्र धारण किए हुए कोई व्यक्ति नहीं नजर आए, तो क्या होता है, सेना में एक निराशा का भाव जाग उठता है और वो अपने आप ही हार की ओर चली जाती है सेना, या फिर वो लड़ना ही बंद कर देते हैं। तो उनके राज चिन्ह किन्होंने धारण कर लिए, झाला बीदा ने, किसके, महाराणा प्रताप के, ताकि ये संघर्ष या फिर मेवाड़ की सेना लगातार लड़ती रहे, किसी को ये ना लगे कि प्रताप इस युद्ध में नहीं है। तो झाला बीदा ने क्या किया, प्रताप के राज चिन्ह और राजमुकुट धारण कर लिए और कुछ सैनिकों के साथ उन्हें इस मुगल जो चक्रव्यूह था चारों ओर से घेर लिया था, इससे बाहर निकलवाया। अब देखो मुगल सेना के जो सैनिक हैं वो भी थोड़ी जानते हैं राणा प्रताप कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने भी जो मुकुट पहन रखा है वही उनके लिए प्रताप है। तो मुगल सेना, संपूर्ण मुगल सेना टूट पड़ी झाला बीदा पर
और झालाबिदा को चारों ओर से घेर लिया और संघर्ष करते करते इस प्रकार राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए झालाबिदा ने स्वयं अपने प्राणों की बलि दे दी। और लेकिन चित्तौड़ या फिर जो मेवाड़ का पूत था, ताकि ये क्या जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष है वो जीवित रह सके, उन्हें सुरक्षित बाहर निकलवाया। अब प्रताप बाहर निकल गए युद्ध क्षेत्र से, लेकिन उन्हें किसने देख लिया? 2 मुगल सैनिकों ने। अब ये 2 मुगल सैनिक भी उनका पीछा करने लग गए। अब प्रताप बाहर निकले और 2 मुगल सैनिक पीछा कर रहे हैं, इसको देख लिया शक्ति सिंह ने। तो ये शक्ति सिंह कौन थे? शक्ति सिंह थे महाराणा प्रताप के भाई, जो पहले ही अकबर की ओर मिल चुके थे। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता नहीं है कि इन्होंने मुगलों की ओर से कई ज़्यादा युद्ध लड़े हों, बहुत कम जगह पे इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो अब इनकी नज़र पड़ गई, अब इन्हें लगा कि ये प्रताप को मार देंगे, प्रताप ऐसे ही घायल है, तो इनका भ्रातृत्व प्रेम जागता है और ये भी क्या होते हैं, प्रताप के पीछे हो लेते हैं, उनका पीछा करने लग जाते हैं। तो उसी बीच ये इन दोनों मुगल सैनिकों को मार डालते हैं। और जब महाराणा प्रताप अगुचा नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो अगुचा का नाला पार करने के बाद उनका घायल घोड़ा चेतक अचानक से गिर जाता है अगुचा नामक स्थान पर, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर भाई शक्ति सिंह से इनकी मुलाकात भी होती है, लेकिन इस मुलाकात का उल्लेख जो है वो कई जगहों पर मिलता है, कुछ इतिहास के कुछ जो स्रोत हैं उनमें मिलता है, और कई सारे इतिहासकार इस बात का खंडन भी करते हैं। तो अभी अभी हमने जो देखा वो सिर्फ हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगुचा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो जैसे ही गिरता है तो महाराणा प्रताप देखते हैं वो घायल है, और चेतक अपने मन से अपने स्वामी के लिए इतना समर्पण दिखाता है कि उसने महाराणा प्रताप को आभास ही नहीं होने दिया कि वो घायल भी हैं। तो धीरे 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 वो मुगल सेना से सुरक्षित निकाल देता है अपने स्वामी को, और अंततः अपने प्राणों का त्याग कर देता है अगुचा नामक स्थान पर। और उसकी इस स्वामी भक्ति को देखकर ऐसे जो स्वाभिमान के धनी या फिर वीरता के धनी व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, उनकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। बहुत कम जिक्र देखने को मिलेगा आपको इतिहास के पन्नों में, उल्लेख देखने को मिलेगा जब महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू निकले हों। लेकिन उनमें से एक घटना ये भी थी कि जब चेतक की मृत्यु होती है प्रताप की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो अगुचा नामक स्थान पर चेतक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, और वहीं पर इसका समाधि स्थल भी स्थित है। अब बात कर लेते हैं भाई शक्ति सिंह की। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इतिहास के स्रोतों में इनका उल्लेख देखने को मिलता है और कुछ में नहीं मिलता है। तो जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, वो गोपीनाथ शर्मा है, वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसी कोई शक्ति सिंह से मुलाकात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो पहले ही मारे जा चुके थे। कारण कुछ भी हो, ये विरोध करते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से इतना कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है। पर जो बातें थी मैं आपसे जिक्र करता जा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब महाराणा प्रताप तो युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकल गए, और बलीचा नामक स्थान पर साफ मृत्यु हो चुकी है किसकी? चेतक की। अब शाम होते होते क्या है, सभी जो घायल सैनिक थे वो अपने अपने डेरों की ओर, उन्हें उनकी सेना के अन्य सैनिक ले जा चुके थे। अब शाम हो गई, तो शाम के समय ये एक अनकही सी अंडरस्टैंडिंग थी कि हर सेना अपनी अपनी दल की ओर या फिर अपने पड़ाव डेरा जहाँ डाला होता था उस ओर लौटने लग जाती थी। तो शाम होते होते दोनों ही सैनिक अपनी अपनी डेरों की ओर लौटने लगते हैं। अब शाम होने का फ़ायदा उठाते हैं, और इन्होंने पहले ही तैनात किया हुआ है महाराणा प्रताप ने भीलों की टोली को। किसके नेतृत्व में? जो पूंजा भील थे उनके नेतृत्व में। तो रात भर इन्होंने क्या किया, जो पूंजा भील के नेतृत्व में भीलों की जो टोलियां थी, उन्होंने मुगलों की छोटी छोटी टुकड़ियां थी या फिर जो छावनियां थी छोटी छोटी उस बीच में, वहाँ पर उन पर छापामार युद्ध किया, वहाँ लूटपाट की। और इस कारण से मुगल सैनिक इतने विवश हो गए कि उन्होंने अपने डेरों को छोड़ दिया, और जो अपना मुख्य क्षेत्र था गोगुंदा, जहाँ उनका पड़ाव डला हुआ था, उधर की ओर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी व्यूह रचना इतनी बढ़िया रची थी कि उन्होंने गोगुंदा जाने वाले मार्ग पहले से ही अवरुद्ध कर दिए थे। अब इसके कारण क्या है, ये सेनाएं अपनी जगह पर रह भी नहीं सकती मुगल सेना, और गोगुंदा जहाँ भी जा भी नहीं सकती। तो इस क्षेत्र में ये मुगल सेना का हाल इतना बुरा हो चुका था कि इस क्षेत्र में वो एक कैदी की भांति फंस चुकी थी। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध भूमि के लिए स्वयं भू विध्वंस नीति का अनुसरण किया था, या वो काम में ली थी, जिसके तहत इन्हें कोई रसद सामग्री प्राप्त नहीं हो पा रही थी। भाई गोगुंदा से कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, और वहाँ खाने पीने का कुछ मिल ही नहीं रहा। तो केवल और केवल ये मुगल सैनिक थे, ये छुप छुप कर अपना जीवन व्यतीत करने को विवश हो चुके थे, और जब खाने को कुछ नहीं मिल रहा था तो अंततः अपने ऊँटों और घोड़ों को मारकर इनको खाना पड़ा था, इतने ये विवश हो गए थे। इसका उल्लेख स्वयं बदायूंनी करते हैं अपनी पुस्तक में। तो इस तरीके से ये रहा, और फिर बाद में छोटी छोटी टुकड़ियों में भाग भाग कर अंततः इस जगह से निकले।
तो इस प्रकार से इस युद्ध का अंत हो जाता है। अब इस युद्ध के अंत के बाद इस युद्ध के परिणाम की बात करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस युद्ध में जो दोनों पक्ष के इतिहासकार हैं वो अपनी अपनी विजय बताते हैं। स्वाभाविक है, हर कोई अपना स्तुति गान ही करेगा। लेकिन देखा जाए तो चूंकि महाराणा प्रताप को इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में उनकी जो मेवाड़ी सेना थी उनका बलिदान हो गया था मेवाड़ी सैनिकों का, तो उनकी संख्या बल बहुत छोटा हो गया था, तो उन्हें बहुत बड़ी संख्या में नुकसान उठाना पड़ा था। और तो महाराणा प्रताप की भी विजय नहीं स्वीकार सकते इसे। साथ ही साथ जो मुगलों की इतनी बड़ी सेना भेजी थी अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में, तो उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि जीवित या मृत महाराणा प्रताप को लाया जाए या अधीनता स्वीकार की जाए, ताकि मेवाड़ पर किसका शासन हो सके, इस्लाम का या मुगलों का। और ये जो मुगल सेना थी ये अपने इस उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर पाई। और उसके अतिरिक्त मुगल सेना की क्या हालत हो चुकी थी कि अपने घोड़ों को और ऊँटों को मार के खा रही है, तो ये तो कोई विजय की निशानी नहीं है। तो एक तरीके से इस युद्ध को हम अनिर्णायक युद्ध कह सकते हैं। और इस युद्ध के बाद जब मान सिंह लौटते हैं कहाँ, मुगल बादशाह अकबर के पास, तो अकबर उनसे इतना नाराज़ था कि उसने मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। ड्योढ़ी मतलब दरबार में प्रवेश ही बंद कर दिया था। अब अगर ये मुगलों की विजय होती तो क्या अकबर उसकी ड्योढ़ी बंद करता? क्या भाई, अगर विजय हो जाती तो नाराज़ क्यों होता? तो स्वाभाविक रूप से हम इसे मुगल की भी विजय नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अब मैंने एक हाथी का जिक्र किया था जो रामप्रसाद हाथी था, ये यहाँ पर देखिए, इस हाथी का हमने जिक्र किया था और मैंने तब आपसे बोला था ये नाम ध्यान रखना। तो इस रामप्रसाद हाथी को कौन पकड़ लेते हैं? मुगल सेना के जो महावत होते हैं वो अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और इसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी, ये युद्ध कौशल में बहुत निपुण था और अकबर ने भी स्वयं इसकी ख्याति सुनी हुई थी। तो जब मुगल सेना वापस लौटती है तो अकबर को मान सिंह की ओर से ये हाथी भेंट किया जाता है रामप्रसाद, और ये युद्ध कौशल में बहुत निपुण था। तो अकबर इसे इस प्रकार से लेता है कि ये तो मुझे पीर की दया से मिलता है, तो इसका नाम पीर प्रसाद रख देता है। वो नाम बदल कर क्या रख देता है रामप्रसाद का? पीर प्रसाद। अब नाम बदल के पीर प्रसाद रख दिया। अब अकबर की ये इच्छा थी कि इस हाथी को ट्रेन किया जाए और हमारी ओर से युद्ध क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाए। लेकिन ये हाथी जब शत्रु दल की ओर या फिर उसके खेमे में पहुंचता है तो स्वयं ही अन्न जल का त्याग कर देता है और अंततः अपने प्राण त्याग देता है। तो ये देखकर अकबर स्वयं भौचक्का रह जाता है कि जिस व्यक्ति का पालतू जानवर भी इतना स्वाभिमानी हो, वो व्यक्ति स्वयं कितना स्वाभिमानी होगा या उसका स्वाभिमान कितना अधिक होगा। तो ये जो घटना होती है कि भाई पीर प्रसाद रामप्रसाद जब हाथी को पकड़ के लेकर उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, ये देखकर अकबर स्वयं भौचक्का रह जाता है। अब कई सारे इतिहासकार इस युद्ध को एक स्थगित युद्ध की भी संज्ञा देते हैं। स्थगित युद्ध की संज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि इस युद्ध का देखो आमतौर पे क्या होता है, युद्ध में कोई ना कोई एक की हार होती है और किसी ना किसी दूसरे पक्ष की विजय होती है, किंतु इस युद्ध में कोई हार या जीत नहीं हुई। लेकिन ये जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो लंबा संघर्ष चलने वाला था, ये उसकी एक शुरुआत मात्र था। भाई अभी तो क्योंकि कोई निर्णय निकल ही नहीं पाया है, तो युद्ध कंप्लीट कैसे समझ लें हम? तो भले ही अलग अलग जगहों पर संघर्ष चले, लेकिन ये उस संघर्ष की शुरुआत मात्र था। खैर जो भी हो, लेकिन इस युद्ध के दौरान संपूर्ण राजपुताने में और संपूर्ण राजपुताने के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने जो मुगलों के अजयी होने के सपने थे या फिर उनका भ्रम था कि हमें कोई हरा नहीं सके, उसे दूर कर दिया था। और साथ ही साथ इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मेवाड़ पर अपना नियंत्रण कर लेना इतना भी कोई आसान नहीं है। और बाद में इस मेवाड़ी पूत ने बहुत बढ़िया संघर्ष किया, जिसे हम मेवाड़ के जब महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे उस वीडियो लेक्चर में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो आज इस युद्ध में हमने आज इस लेक्चर में हमने केवल और केवल जो हल्दी घाटी का युद्ध का उसके बारे में चर्चा करी। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे मैंने उन पर आपसे चर्चा की थी। ये सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं, आप वीडियो पॉज कर अपने नोट अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा, संभव हो सकेगा तो मैं अपने नोट्स भी आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध करा दूँगा, लिंक उपलब्ध करा दूँगा। तो अब मैं आपका मित्र राकेश गुर्जर आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।